हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं क्यों मंदड़िया हो गया हूं, मार्केट पे मेरा स्टांस बेरिश क्यों हो गया है, आज इसी पे मैंने सोचा कि वीडियो मैं बनाऊं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डाटा पैक्ड रहने वाला है, एक्शन पैक्ड रहने वाला है, इसीलिए इसे शुरू से लेके आखिरी तक आप देखना। यूजुअली मेरे वीडियो को 8:30 से 9 मिनट लोग देखते हैं, जो मुझे डाटा मिलता है उसके हिसाब से। और यदि आपने, और मैं 20 से 22 मिनट का वीडियो बनाता हूं, तो यदि आपने आज पूरे 22 मिनट का वीडियो देखा या 20 मिनट का, 25 मिनट का, कितना बड़ा बनेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इम्प्रॉम्प्टो बोलता हूं, या आपको पता है कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूं। तो यदि पूरा आपने वीडियो देखा तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो आरंभ करने के पहले मैं डिस्क्लोजर दे दूं, जैसा कि मैं हमेशा देता हूं। लास्ट पेड वीडियो में जो मैंने 2 स्टॉक्स बताए थे, रेडिको खैतान और अलाइड स्प्लेंडर, आज मैंने ये दोनों स्टॉक्स भेज दिए स्टैगर्ड वे में, आज सारे निकाल दिए मैंने। और इसके ये वीडियो मैंने बनाया था मई 18 को, जिसमें मैंने स्टॉक्स बताए थे कि मैं इन्हें परचेज कर रहा हूं। एक महीने के अंदर में लगभग 10 से 12% का रिटर्न मिला है मुझे। उसके अलावा जो अप्रैल में 20 या 25 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने साधना नाइट्रोकैम, एफकॉन्स और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, ये 3 कंपनीज बताई थी जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। साधना नाइट्रोकैम से भी मैं बाहर हो गया हूं, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, ₹1.5 ₹1.60 के आसपास में था जब मैंने वीडियो बनाया। आज ₹3.10 के आसपास में है। एफकॉन से भी मैं कंप्लीटली बाहर हूं, और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील मैंने होल्ड करके रखा है, पर थोड़ा मैंने सेल किया है। आज मैंने जम के अपना पोर्टफोलियो खाली किया। पोर्टफोलियो क्यों खाली किया, उसके रीजंस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, आपके सामने थंबनेल होगा कि इंडिया लूजिंग कैपिटल वॉर। ठीक है, तो ये कैपिटल वॉर क्या है? इंडिया लूजिंग कैपिटल वॉर, फॉरेन फंड्स फ्ली, करेंसी कोलैप्सेस, ये थंबनेल है। इस थंबनेल का अर्थ क्या हुआ, ये मैं पिछले भी कई वीडियो बना चुका हूं, पर आज मैं आपको बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला आप ये जान लीजिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया के स्टॉक मार्केट ने, निफ्टी ने, जो फुट्सी FTSE फुट्सी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, उससे -37, जी हां सुन लीजिए, -37% परफॉर्म किया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पिछले 1 साल में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ने ₹1 भी नहीं बनाया, तो भारत के इंडेक्स ने, निफ्टी ने ₹37 गवाए हैं, ₹1 भी नहीं बनाने, जहां फुट्सी ने ₹1 भी नहीं बनाया। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि -37% क्या होता है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट ने बहुत बुरी तरीके से जो है परफॉर्म किया है। और दिसंबर 2024 देखें तो तब से लेके एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट है कि $49 बिलियन FIs ने इंडिया से पैसा बाहर निकाला है। यानी लगभग आप मोटा मोटी समझ लीजिए 4.5 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ की बिकवाली की है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में। पिछले 10 साल में, पिछले 1 दशक में FIs की ओनरशिप सबसे नीचे आ गई है। 16% के आसपास में FIs की ओनरशिप है इंडियन स्टॉक मार्केट की। और ये सब हो क्यों रहा है, क्यों FIs भाग रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, इसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला, इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट को जो P मल्टीपल मिल रहा है, अर्निंग मल्टीपल मिल रहा है, यानी इसका अर्थ हुआ कि आगे आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर में कहां एक्सपेक्ट कर रही है इन्वेस्टर कम्युनिटी की निफ्टी कितना रिटर्न देगा, तो वो आज की डेट में चल रहा 20% के आसपास में। यदि मैं ट्रेलिंग एवरेज निकालूं, यानी जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बनाया था सारी निफ्टी 50 कंपनीज ने, उसका 20 टाइम्स जो है वो आज की डेट में हमको इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो इंडियन मार्केट को जो है वो वैल्यू देगी। और जिस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया देख रहा है,
जिस तरीके से करेंसी का फॉल इंडिया में दिख रहा है और जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की संभावना दिख रही है, उसके हिसाब से ये अर्निंग मल्टीपल्स यानी 20 टाइम ये कहीं भी दूर दूर तक जो है ये जस्टिफाई नहीं करते। और बड़ा रीजन ये है कि इन्वेस्टर एनालिस्ट लोगों ने साल की शुरुआत में कहा था कि 15% से भारत का निफ्टी जो है वो ग्रो करेगा इस साल, पर निफ्टी की अर्निंग्स जो है वो ग्रो करेगी। परंतु दोस्तों अंदर खाने से जब आप बात कर रहे हो तो 3 से 4% ग्रोथ की भी जो ईपीएस ग्रोथ जिसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर, निफ्टी 50 का ईपीएस जो है 3 से 4% भी आ जाए तो एनालिस्ट लोग जो है उसको बहुत बड़ा भगवान का कृपा मानेंगे। आज की स्थिति ऐसी हो गई है। क्यों ऐसी स्थिति हो गई है, मैं अपने फेवरेट इक्वेशन पे आता हूं जो कई वीडियोस में मैंने बार बार बताया है। जीडीपी इज इक्वल टू नथिंग बट सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये चारों जीडीपी के ग्रोथ इंजन जो है वो पटरी से नीचे चले गए हैं, डामाडोल हो गए। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम क्या है? देखो दोस्तों, सी मतलब कंजम्पशन। भारत का कंजम्पशन जीडीपी का कभी किसी वक्त में 65 से लेके 70% के बीच में हुआ करता था, परंतु मोदी सरकार की नीतियों के कारण ये कंजम्पशन जो है घट के आज की डेट में 56% पे आ गया, 56% पे। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है, लोगों का जो कंजम्पशन है वो घट रहा है। यही कारण है कि जीएसटी की रेट कट करने के बाद भी और बचत दिवस की घोषणा करने के बाद भी हमने किसी भी तरीके से कंजम्पशन में उछाल जो है वो बहुत बड़े लेवल पे देखा नहीं इस देश के अंदर में, जो सरकार एंटिसिपेट कर रही थी। यहां तक कि जो कंजम्पशन कंपनीज हैं, हमने देखा कि उनका भी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही पुअर, बहुत ही बुरा नजर आ रहा है। तो इंडिया का कंजम्पशन 65% से 56% पे आना अपने आप में एक सिग्नल है कि सब चंगा नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था में। अब दूसरे इंजन पे आते हैं आई यानी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जो पिछला वीडियो था यानी जो परसों मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के कॉर्पोरेट्स ने पिछले साल रिकॉर्ड प्रॉफिट जो है वो रजिस्टर किया है, 15.5 लाख करोड़, 15.48 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज। 2015 में जो पहला पूरा साल था मोदी जी का, उस साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स ने एनएससी 500 कंपनीज ने, जो भारत की सबसे बड़ी 500 लिस्टेड कंपनीज है, इन्होंने 4 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, 4.08 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज। सारे डाटा आंकड़ा जो है नंबर्स वो यहाँ पे फीड है, जो नहीं फीड है मतलब कभी भूल जाता हूं तो ये मोबाइल देख लेता हूं जिसपे मैंने नोट किया। 4.08 लाख करोड़ से ये 15.48 लाख करोड़ गया 2015 से लेके 2025 के बीच में। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जब भारत का कॉर्पोरेट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बना रहा है तो भारत का कॉर्पोरेट, इंडिया इंक, एनएससी 500 लिस्टेड कंपनीज केपेक्स क्यों नहीं कर रही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कर रही हैं, इनकी फैक्ट्रीज फुल स्पीड पे क्यों नहीं चल रही है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 75%, 74% पे चल रहा है। कभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में एक चौथाई यानी गायब है। कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो आप समझ जाइए कि प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है और एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो भी आपके अनुरूप जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आई यानी इन्वेस्टमेंट, वहां से भी हम किसी भी तरीके का सहयोग नहीं देख रहे। और अब तो स्थिति पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली बहुत ही बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप के आने के बाद से भारत के जो वर्तमान जगत सेठ लोग हैं, ये जगत सेठ लोग बोल रहे हैं कि हम भारत में नहीं, हम अमेरिका में निवेश करेंगे। अदानी जी ने $10 बिलियन के निवेश की घोषणा की और हमने देखा कि अदानी जी को ग्रीन चिट मिल गई। मुकेश अंबानी जी ने खुद तो कुछ नहीं बोला, पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि $50 बिलियन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो रिफाइनरी लगाने में यूएसए में खर्च करने वाली है। तो भारत के जो जगत सेठ है वो भारत के बाहर जाके जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब आई यानी इन्वेस्टमेंट से भी कोई बहुत ज्यादा सहयोग जीडीपी ग्रोथ में आने वाले दिनों में मैं देख नहीं रहा कि हमें मिलेगा। अब आते हैं तीसरा नंबर, जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी संभावनाएं बहुत कम है कि जीडीपी को जो है स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट तेजी से पैसा खर्चा करे। कारण यह है
कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल 0.7% ऑफ जीडीपी रहा था, वो इस साल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के कारण 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी जो है उसके होने की संभावना दिख रही है। मैं इस बात को और थोड़ा विस्तृत रूप से आगे चल के समझाऊंगा। तो जो हमारा फिस्कल कंडीशन है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो भारत सरकार को किसी भी तरीके से रूम नहीं दे रहा है, स्पेस नहीं दे रहा है कि वो भारत की जीडीपी को स्टिमुलेट करने के लिए पैसा खर्चा करे। तो सी भी गया, आई भी गया, जी भी गया। अब मेरा फेवरेट नंबर एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है उस पर बात करते हैं। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, लिख लीजिए, भारत का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पिछले 5 साल से 420 बिलियन डॉलर से लेके 450 बिलियन डॉलर के बीच में झूल रहा है। 420 का फिगर याद करना कोई मुश्किल नहीं है। 420 बिलियन डॉलर से 450 451 बिलियन डॉलर के बीच में पिछले 5 साल से जो है भारत का एक्सपोर्ट जूझ रहा है। 2022 में यानी FY22 का अर्थ ये हुआ कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच में जो भी साल बाद वाला रहता है वो FY बन जाता है। तो मार्च 2022 है तो FY22 में भारत का जो एक्सपोर्ट था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, गुड एक्सपोर्ट, वो था $422 बिलियन। FY23 में ये एक्सपोर्ट बढ़ के हुआ $451 बिलियन। FY24 में ये बढ़ के हुआ $437 बिलियन। FY25 में बढ़ के हुआ $438 बिलियन और FY26 में बढ़ के हुआ ये $442 बिलियन। यानी 420 से 450 के बीच में झूल रहा है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फलाना इंडिया, ठिकाना इंडिया, तमाम तरीके की पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन बना के जो है वो कोशिश करके देख लिया इस सरकार ने कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़े, परंतु पिछले 5 साल से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो जहां है लगभग वही रेंज के बीच में मूव कर रहा है। आप लोगों को दोस्तों मैं एक डाटा दे दूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे सन 2000 में भारत का एक्सपोर्ट था $37 बिलियन। ठीक है, $37 बिलियन FY2000 में। FY2000 से FY2010 यानी 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $37 बिलियन से बढ़ के हो गया $179 बिलियन, यानी लगभग 4 गुना। दोस्तों आपको टेबल 72 टेबल, ये मैंने आपको शायद पुराने किसी वीडियो में बताया है। टेबल 72 का अर्थ क्या है, थोड़ा जनरल नॉलेज आपका बढ़ाते हैं। टेबल 72 का अर्थ ये होता है कि यदि आपको ये जानना हो कि आपका पैसा दुगना कितने साल में होगा, तो आप 72 से डिवाइड कर दीजिए इंटरेस्ट रेट को जो भी आपको बैंक दे रहा है। वैसे अगर आप 72 से 17% को डिवाइड करोगे, जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है FY2000 से FY2010 का इंडियन एक्सपोर्ट का, यानी $37 बिलियन से $178 बिलियन, ये 10 साल का CAGR आता है 17%, तो आपको नजर आएगा कि हर 3.25 साल में जो है 17 4 जा 68, हर 4.25 साल में जो है इंडिया का एक्सपोर्ट दुगना हुआ है, हर 4.25 साल में दुगना हुआ है। तो यदि मैं वही फिगर पकड़ूं तो FY22 में जो $422 मिलियन था, वो $422 बिलियन जो है वो लगभग $850 बिलियन आज की डेट में होना चाहिए था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसके अलावा एक और जो चीज हुई है खतरनाक, वो ये हुई है कि आपको मालूम है, मैंने पहले भी इक्वेशन बताया है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट is nothing but trade balance plus primary balance plus secondary balance. ट्रेड बैलेंस मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट प्लस सर्विस एक्सपोर्ट आता है। ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से हमेशा कम रहा है, परंतु लाज बचा ली हमारी सर्विस एक्सपोर्ट। हर साल लगभग $450 से $400 बिलियन जो है भारत सर्विस का एक्सपोर्ट करता है। परंतु दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला कंपोनेंट है आईटी का, आपको जान के आश्चर्य होगा, $250 बिलियन के आसपास इस साल रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों इसके ऊपर में बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद से। जो व्हाइट कॉलर टेक्निकल जॉब्स जो हैं वो एक तरीके से खटाई में पड़ गए हैं और इसका हम
सीधा असर देख रहे हैं कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू है इंडियन आईटी कंपनीज का, वो स्टैग्नेंट हो गया है, कहीं ठहराव आ गया, कहीं थम सा गया है। तो आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसके ऊपर में अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो जो ट्रेड बैलेंस में इंपोर्ट, मर्चेंडाइज इंपोर्ट ज्यादा होने को हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे सर्विस एक्सपोर्ट से, वो चीज पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसी कारण से आप देखिए कि आईटी कंपनीज के स्टॉक्स की जबरदस्त रूप से पिटाई हो रही है। ठीक है, मैंने क्यों नहीं शॉर्ट मारा, मैं अभी भी पछता रहा हूं। एनीवेज, नहीं मारा तो नहीं मारा, बाद में कभी मौका मिलेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आईटी जो है, आईटी सेक्टर जो है, वे बहुत ही ज्यादा वीक कंडीशन में मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ द इमरजेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड बैलेंस के अलावा बताया प्राइमरी बैलेंस। प्राइमरी बैलेंस में मेनली होता है रेमिटेंस। जो भारतीय लोग भारत से बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार को इंडिया में जो पैसे भेजते हैं, इसको रेमिटेंस कहा जाता है। $143 बिलियन का रेमिटेंस, $143 बिलियन का रेमिटेंस जो है, ये FY26 में हमने देखा है कि भारत के लोगों ने वापस अपने देश में पैसा ये भेजा। ये रेमिटेंस जो था, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सहारा था। भारत जो है वो सबसे ज्यादा यदि कुछ एक्सपोर्ट करता है इस दुनिया में, तो वो है लेबर, चीप लेबर। ठीक है, श्रम शक्ति, सस्ती श्रम शक्ति। ये चीप लेबर जो है, जो जाके सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान के तेल के कुओं में काम करती है, या नर्सेस जो अमेरिका में जाके काम करती हैं, ये लोग जो पैसे बेचते हैं, ये भारत का बहुत बड़ा जो है, एक तरीके से कह लीजिए कि वो एक सबल बनता है भारत की अर्थव्यवस्था का। अब ये आप कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण, और हर देश जो है वो अंदर ही अंदर जो है अपनी इकोनॉमी को जो है वो सिकोड़ रहा है, यानी वो इकोनॉमी जॉब क्रिएशन जो है वो अपने अंदरूनी लोगों के लिए कर रहा है, ना कि बाहर के लोगों के लिए। तो जो आने वाले दिनों में रेमिटेंस से भी हमें कोई बहुत ज्यादा सहारा मिलता हुआ नहीं दिखेगा। उल्टा वैसे ही तेल के कुएं बहुत सारे नष्ट हो गए हैं ईरान वॉर के कारण। बहुत सारे तेल के कुओं में, गैस के कुओं में काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंडिया का रेमिटेंस जो है वो इस साल FY27 में डावाडोल होने की, उस पर बहुत ज्यादा जो है असर पड़ने की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों, आपका करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड बैलेंस भी गया, रेमिटेंस की भी स्थिति बुरी है। किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहता है वो बनता है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व अकाउंट। ये पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको बताया। तो करंट अकाउंट गड़बड़ होने के कारण जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया है। करंट अकाउंट गड़बड़ इसलिए हो गया है क्योंकि ट्रेड बैलेंस गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है और रेमिटेंसेस गड़बड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जो चीज हमको सहयोग देती थी, सपोर्ट देती थी, जिसको कहा जाए कैपिटल अकाउंट, उसकी भी बैंड बच गई है। पिछले साल FDI देश के अंदर में मात्र $1 बिलियन का हुआ है दोस्तों। $1 बिलियन, ओनली $1 बिलियन। ठीक है, और FIs मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिसंबर 2024 से लेके अभी तक $49 बिलियन का सेलिंग किया है इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में। एम्बिट की यदि हम रिपोर्ट को देखें, पढ़ें तो पता चलता है। तो दोस्तों, एम्बिट रिसर्च फर्म बोलता है कि 2% बैलेंस ऑफ पेमेंट होने की संभावना है। ठीक है, मतलब इम्बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम आएगा वो 2% ऑफ द GDP का दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, और इस कारण से मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के ऊपर में बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि संकट के काले बादल जो है वो मंडराते रहेंगे। संकट के काले बादल मंडराने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो क्रूड ने किया है, ईरान युद्ध ने किया, गल्फ वॉर ने किया है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि पिछले साल का FY26 का जो लैंडेड कॉस्ट क्रूड का रहा था वो था $71 पर बैरल, और इस बार संभावना जताई जा रही है कि 85 से $90 पर बैरल के बीच में एवरेज लैंडेड कॉस्ट क्रूड का रहेगा। यानी 70 से मैं 90 पकड़ूं तो लगभग 27% जो है वो नजर आ रहा है कि लैंडेड कॉस्ट क्रूड का बढ़ेगा। पिछले साल यानी FY26 के अंदर में जो क्रूड बिल था, क्रूड का जो इंपोर्ट बिल था इंडिया का, वो था $180 बिलियन। तो यदि 27% $180 बिलियन का पकड़े तो कुछ 42 मतलब $40 बिलियन के ऊपर आता है। तो लगभग ये आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि $225 बिलियन
220-225 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा। तो इतना ज्यादा आप मतलब 225 बिलियन डॉलर यदि क्रूड का इंपोर्ट बिल रहेगा और 3.5 बिलियन डॉलर यदि इंडिया की जीडीपी है, तो ये लगभग 7% के आसपास में सिर्फ इंडिया की जीडीपी का क्रूड इंपोर्ट बिल रहने वाला है। यही पिछले FY26 में ये 5% या उससे थोड़ा कम था। तो दोस्तों क्रूड सीधा सीधा प्रहार जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो बात हुई, मतलब बेसिकली मैंने आपको बता दिया अर्निंग मल्टीपल्स बहुत हाई है इंडिया के, एफआईएस भाग रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ जो है वो इंडिया का दिख रहा है कि जो 15% एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर जनवरी 2026 में, वो घट के कहीं 3 से 4% आ गया है। उसके ऊपर से दोस्तों सबसे बड़ा जो आने वाले दिनों में संकट दिख रहा है वो है कि मानसून जो है वो मानसून अच्छा नहीं होने के जो है वो आईएमडी एक आपको सिग्नल दे रहा है। अल नीनो का इफेक्ट है, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में बारिश अभी तक कम हुई है। जून के महीने में 56% डेफिशिएंट रहा है रेट। भारत के वर्कफोर्स का लगभग 60% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। तो यदि एग्रीकल्चर सेक्टर सिकुड़ता है मानसून कम होने के कारण, तो आप ये समझिए कि देश जो है वो दुधारी तलवार से गुजरेगा, रूरल डिस्ट्रेस होगा, रूरल इकोनॉमी में जबरदस्त रूप से डिस्ट्रेस नजर आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा टाइप कंपनी, एस्कॉट, हीरो होंडा, इस टाइप की कंपनी जो रूरल सेक्टर के आप कह लीजिए कि भरोसे चलती थी, ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स और ये सब, इनके लिए बुरे दिन हो सकता है आए। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कृपया करके जो है मेरी बातों को आप फेस वैल्यू पे ना लें। हो सकता है मेरा अंदेशा गलत हो, इसलिए आप अपना रिसर्च करें। पर जो मुझे लग रहा है यदि रूरल डिस्ट्रेस होता है तो जो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स है उनकी बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है। तो पहली चीज तो डबल वैमी जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि रूरल डिस्ट्रेस होगा अगर मानसून कम आएगा। दूसरा जो बड़ा प्रभाव मुझे आता हुआ दिख रहा है वो है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में जम के बढ़ेगा। दोस्तों जो बहुत ज्यादा जो पिछले महीने के नंबर्स में संकेत दिए हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा कह लीजिए कि गहरी चिंता का विषय है। क्यों गहरी चिंता का विषय है? WPI लास्ट मंथ का आया था कुछ 9% के ऊपर, 9.5% के आसपास में। वहीं सीपीआई जो था वो 3.58 या 3.98 आया था, और इनके बीच का जो माइनस है WPI माइनस सीपीआई वो आया था लगभग 550 बेसिस पॉइंट, यानी 5.5% के आसपास में। दोस्तों हिस्टोरिकली यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि जब कभी भी मतलब हिस्टोरिकली ये WPI माइनस सीपीआई 300 बेसिस पॉइंट यानी 3% के आसपास रहता है। जब कभी भी 5.5%, 6% इतना डिफरेंस नजर आए तो आप समझ जाइए कि WPI तो कम होने के आसार नहीं है, सीपीआई तेजी से बढ़ेगा। और सीपीआई यदि तेजी से बढ़ा तो दोस्तों जाहिर सी बात है आरबीआई चुपचाप नहीं बैठेगा, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। वैसे भी जब मैं ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप देखता हूं OIS, तो OIS कर्व मुझे क्लियरली बियर स्टिफनिंग जो है, बियर फ्लैटनिंग जो है वो दिखा रहा है। बियर फ्लैटनिंग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? बहुत मतलब आप कह लीजिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं, ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। OIS क्या है, बियर स्टिफनिंग क्या है, बियर फ्लैटनिंग क्या है, बुल स्टिफनिंग क्या है, बुल फ्लैटनिंग क्या है। OIS का मतलब ये रहा कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपने होम लोन लिया है, और आपको यदि बैंक के पास आप जाते हो और बोलते हो कि मुझे फिक्स्ड नहीं, मुझे फ्लोटिंग रेट पे चाहिए, तो OIS कर्व को देखा जाता है। ये कुछ नहीं है, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो फिक्स टू फ्लोट, फ्लोट टू फिक्स जो है वो आपको कन्वर्ट करके देता है। इंडिया का OIS कर्व यदि मैं देखूं तो ये बियर फ्लैटनिंग की तरफ जा रहा है। बियर फ्लैटनिंग का अर्थ ये हुआ, ये 2 वर्ड से बना है, पहला बियर, दूसरा फ्लैटनिंग। बियर मतलब आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि बॉन्ड प्राइसेस जो रहते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं यील्ड से, इंटरेस्ट रेट से। तो बॉन्ड प्राइसेस यदि बढ़ रहे हैं तो यील्ड नीचे आएगा, बॉन्ड प्राइसेस यदि नीचे जा रहे हैं तो यील्ड ऊपर जाएगा। इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड का। नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लेना इस चीज को। अब जो ये वर्ड बियर है या बुल है, ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड प्राइसेस को, यील्ड को नहीं। तो यदि बियर बोला तो इसका मतलब है बॉन्ड प्राइसेस बियर है। बियर है मतलब क्या हुआ? भालू क्या करता है? ऐसे मारता है, नीचे घूसा मारता है।
यानी ऊपर से नीचे, यानी बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर से नीचे आएंगे। तो जब बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर से नीचे आएंगे तो यील्ड क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फ्लैटनिंग मतलब क्या हुआ? फ्लैटनिंग मतलब दो तरीके के इंटरेस्ट रेट रहते हैं, एक रहता है शॉर्ट टर्म, दूसरा रहता है लॉन्ग टर्म। जब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट के बीच में डिस्टेंस कम होता है, गैप कम होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग। तो आपको समझ में आया बियर फ्लैटनिंग मतलब क्या हुआ? बियर फ्लैटनिंग का मतलब ये हुआ कि यील्ड ऊपर जाएंगे, ठीक है, दोनों यील्ड ऊपर जाएंगे, परंतु इन दोनों यील्ड के बीच में डिस्टेंस कम होगा। ओके, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट तेजी से ऊपर जाते हैं लॉन्ग टर्म के मुकाबले। तो वही हो रहा है। OIS इंडेक्स कर्व हम देखेंगे तो ईरान वॉर के बाद से हमें दिख रहा है कि लगभग 44-45 बेसिस पॉइंट शॉर्ट टर्म रेट्स जो हैं वो ऊपर गए हैं, जबकि लॉन्ग टर्म रेट जो है वो मात्र 36 बेसिस पॉइंट 35 बेसिस पॉइंट ही गया। तो शॉर्ट टर्म रेट तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन तभी होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस दिखते हैं, और दिखता यह है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। ये OIS कर्व, ये मैंने आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाया है। बियर फ्लैटनिंग जो है इसी का अपोजिट है बियर स्टिफनिंग। बियर स्टिफनिंग मतलब क्या हुआ? बॉन्ड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, यील्ड कर्व ऊपर जा रहा है, बट इन दोनों के बीच में जो गैप है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में, ये गैप बढ़ रहा है। ये गैप कब बढ़ता है? जब लॉन्ग टर्म तेजी से ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म कब तेजी से ऊपर जाता है? जब स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो जाता है इकोनॉमी के अंदर में, और ये लगता है कि भैया आने वाले दिन जो है हम एक शॉर्ट टर्म रेट से एक हायर रेपो रेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ऐसे रिजीम में जा रहे हैं जहां पे रेट लंबे समय तक ऊपर रह सकते हैं। दोस्तों, मैं किसी और दिन ये इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में, ये अपने आप में जो इंडेक्स कर्व है, अच्छे अच्छे पत्रकारों को इसके बारे में शून्य जानकारी है, परंतु आप लोग करंट अनप्लग बाय राजीव देखते हो, स्मार्ट व्यूअर्स हो, तो आपका नॉलेज कर्व अपडेट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये मैं इसके ऊपर में सेपरेटली किसी दिन वीडियो बनाऊंगा और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं समझाऊंगा। दोस्तों, 27 मिनट का वीडियो हो गया, कई और पॉइंट्स हैं तो मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं अगले वीडियो में जो है वो बताऊंगा। कहने का अर्थ ये है, मैं मंदड़िया क्यों हो रहा हूं, बेरिश क्यों हो रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं से भी बुलिश स्टैंस या कोई भी एक ऐसा कारक नजर नहीं आ रहा है जो दिखाए कि आने वाले दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है। दोस्तों, आज कोरियन स्टॉक मार्केट 9.99% शायद नीचे गिरा है, और उसी से हमारे देश में बड़ी खुशियां जो है इन्वेस्टर कम्युनिटी मनाने लग गया है कि कोरियन मार्केट गिर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब उस टाइप के मार्केट की डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली इंडिया जैसे मार्केट में पैसे आएंगे। अब मुझे क्यों लग रहा है कि ये चीज नहीं होगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा अगला पेड वीडियो जो है वो 5 जुलाई को आने वाला है। 5 जुलाई के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा हूं, किस तरीके से निवेश कर रहा हूं। यदि आप लोग ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं निवेश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो की फीस 1500 रुपए है। यदि आप इस वीडियो की फीस दे सकते हैं तभी आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि आपका समय और मेरा समय, दोनों का समय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल्यवान है। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस चैनल, अपने मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।